आज हम कर्मधारय समास को समझने वाले हैं। लेकिन रुकिए, किसी बोरिंग नियम कानून से नहीं, बल्कि एक बिल्कुल ही अलग अंदाज में, एक कहानी के जरिए। कभी सोचा है कि व्याकरण सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? क्या वही पुराने नियम रटना या फिर उसे एक मजेदार कहानी में ढाल देना? चलिए आज दूसरा वाला तरीका आजमा कर देखते हैं। तो देखिए, ये जो पूरा कर्मधारय समास है ना, ये सिर्फ दो बहुत ही सीधे साधे रिश्तों पर टिका है। एक बार ये दो बातें समझ आ गईं तो समझिए कि पूरा का पूरा समास हमारी मुट्ठी में है। अगर किताबी भाषा में देखें तो परिभाषा यही कहती है, पर असल में इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। समझिए, दो शब्द हैं। पहला शब्द या तो दूसरे की कोई खासियत, कोई क्वालिटी बता रहा है, या फिर उसकी किसी चीज से तुलना कर रहा है। बस इतनी सी ही बात है, यही इसका पूरा सार है। तो ये हैं वो दो जादुई रिश्ते जिनकी हम बात कर रहे थे। पहला है विशेषण विशेष्य, मतलब एक शब्द दूसरे की तारीफ कर रहा है, उसका वर्णन कर रहा है, जैसे नीला आसमान। और दूसरा है उपमान उपमेय, इसमें होती है तुलना, कंपैरिजन, जैसे चांद जैसा चेहरा। एक में तारीफ, दूसरे में तुलना। सिंपल। अब यहां देखिए कितना साफ साफ फर्क पता चल रहा है। एक तरफ है महात्मा, इसका विग्रह क्या हुआ? महान है जो आत्मा। यहां आत्मा की विशेषता बताई जा रही है, तो ये हुआ वर्णन। और दूसरी तरफ है चरण कमल, यानी कमल के समान चरण। यहां पैरों की तुलना कमल से की जा रही है, तो ये हुई तुलना। एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना? चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई। अब वक्त है इन नियमों को एक्शन में देखने का। और इसके लिए हम चलेंगे एक राजकुमार की कहानी में और देखेंगे कि ये व्याकरण के नियम कहानी में कैसे छिपे हुए हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही भव्य, एक विशाल राज्य से। वहां एक महान राजा राज करते थे, जिन्हें सब कहते थे महाराज। महान है जो राजा। और उन महाराज के लिए उनका बेटा सिर्फ एक राजकुमार नहीं था, वो तो उनकी आंखों का तारा था, एक पुत्र रत्न, यानी रत्न के समान एक अनमोल बेटा। और राजकुमार भी अपने पिता की तरह गुणी था। उसे सब पुरुषोत्तम कहते थे, क्योंकि वो पुरुषों में उत्तम था, सबसे श्रेष्ठ। और सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी उसकी आत्मा बहुत महान थी, इसलिए वो एक महात्मा भी था। वो एक सच्चा इंसान था, एक सज्जन, यानी सत है जो जन। और दिल से, स्वभाव से वो एक भला मानस था। तो देखा, अभी तक जितने भी शब्द आए हैं, महाराज, पुरुषोत्तम, महात्मा, सज्जन, भला मानस, ये सब क्या कर रहे हैं? ये राजकुमार और राजा के गुणों का वर्णन ही तो कर रहे हैं। तो राजकुमार बड़ा हो रहा था और अब उसके मन में ज्ञान पाने की इच्छा जागी। तो चलिए कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं, राजकुमार की ज्ञान की खोज पर। अपने ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए युवा राजकुमार ने एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, एक महाविद्यालय में। महान है जो विद्यालय। और वहां उसे पढ़ाने के लिए कोई आम अध्यापक नहीं थे, बल्कि उस महाविद्यालय के जो सबसे प्रमुख अध्यापक थे, उनसे उसने ज्ञान लिया, यानी प्रधानाध्यापक से। प्रधानाध्यापक ने राजकुमार को सबसे जरूरी बात सिखाई। उन्होंने कहा कि सोना चांदी असली धन नहीं है, असली धन तो विद्या धन है, यानी विद्या रूपी धन। यहां देखिए, विद्या की तुलना धन से की जा रही है। साथ ही उन्होंने एक चेतावनी भी दी कि देखो, अधपका ज्ञान, मतलब आधा पका हुआ ज्ञान, हमेशा खतरनाक होता है, क्योंकि जब ज्ञान पूरा होता है तभी सच्ची समझ आती है और उससे मिलता है परमानंद, यानी परम है जो आनंद, सबसे ऊंचा सुख। तो अब तक राजकुमार की जिंदगी महल और महाविद्यालय की चार दीवारी में थी, लेकिन अब वक्त था असल दुनिया को देखने का, जीवन की मुश्किलों का सामना करने का। जैसे ही राजकुमार अपनी यात्रा पर निकला, उसका सामना सच्चाई से हुआ। उसे एक ऐसा इंसान मिला जिसकी आत्मा बुरी थी, एक दुरात्मा। और उसने एक ऐसे डरपोक इंसान को भी देखा जो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था, एक कापुरुष, एक कायर पुरुष। उसने ये भी महसूस किया कि गुस्सा, यानी क्रोध, इंसान को अंदर से कैसे जला देता है, बिल्कुल आग की तरह। और तब उसने इस विनाशकारी शक्ति को एक नाम दिया, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। एक और तुलना, लेकिन दुनिया में सिर्फ बुराई ही तो नहीं है। राजकुमार ने खूबसूरती भी देखी। उसने एक शांत तालाब में एक नील कमल देखा, नीला है जो कमल। और फिर उसने एक ऐसी स्त्री को देखा जिसका चेहरा चांद जैसा था, एक चंद्रमुख, और जिसकी आंखें कमल जैसी थीं, कमल नयन। और फिर
उसकी यात्रा में एक दिव्य पल आया। उसे एक ऐसे स्वरूप के दर्शन हुए जिनका रंग घन यानी बादल की तरह सांवला था। वो थे घनश्याम, और उन्होंने पीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे, एक पीतांबर। इतने सब अच्छे बुरे अनुभव देखने के बाद अब राजकुमार के चरित्र की असली परीक्षा का समय था। अब बारी थी परमात्मा के असली स्वरूप को समझने की। और तब राजकुमार को असली ज्ञान मिला। वो समझ गया कि इस दुनिया को चलाने वाली जो सर्वोच्च शक्ति है, जो परम आत्मा है, वही परमेश्वर है, परम है जो ईश्वर। इस ज्ञान को पाकर राजकुमार का अहंकार खत्म हो गया। वो पूरी तरह विनम्र हो गया और उसने उस दिव्य शक्ति के चरण कमल यानी कमल के समान कोमल चरणों में अपना सिर झुका दिया। और यहां हमारी कहानी पूरी होती है। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, इस कहानी के हर मोड़ पर व्याकरण छिपा हुआ था। तो चलिए अब इस कोड को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि कहानी का व्याकरण से क्या लेना देना है। अब देखिए, कहानी के सारे शब्द हमारे सामने हैं। पुरुषोत्तम, महाराज, ये सब क्या कर रहे हैं? ये वर्णन कर रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। और दूसरी तरफ विद्याधन, चंद्रमुख, क्रोधाग्नि, इनमें क्या हो रहा है? इनमें तुलना हो रही है। तो देखा, हमारी कहानी के सारे शब्द कैसे उन दो ही नियमों में एकदम परफेक्ट तरीके से फिट हो गए। तो बस यही है इसका सीक्रेट। अब से जब भी कोई ऐसा शब्द दिखे जिसमें या तो किसी की विशेषता बताई जा रही हो या फिर किसी से तुलना की जा रही हो, तो फौरन इस राजकुमार की कहानी को याद कर लेना। फिर यह पहचानना कि वो कर्मधारय समास है या नहीं, बच्चों का खेल बन जाएगा।